मामला देश के न्यायपालिका के उन लोगों पर है जिन पर देश के लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है। तो वहाँ का जो मंजर देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है। जी हाँ, जिसके बाद से देश की न्यायपालिका में बैठे जजों को लेकर देश के नागरिकों में कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न होने लगा है। संदेह इस बात का, क्या न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे जज भी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं। जय जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय देश की न्यायपालिका से जुड़ा है। न्यायपालिका से जुड़ा होने का तात्पर्य किसी फैसले या किसी केस को लेकर नहीं, बल्कि ये मामला देश के न्यायपालिका के उन लोगों पर है जिन पर देश के लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। मार्च 2025 में जिनके घर पर आग लग जाती है, आग लग जाने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है तो वहां का जो मंजर देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है। जी हाँ, वहां पर फायर ब्रिगेड को आग जलने के साथ साथ दिखते हैं भारी मात्रा में नकदी। इस घटना के बाद से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक जांच समिति बनाई गई, जिस जांच समिति के समक्ष जस्टिस यशवंत वर्मा को अपनी आय का सोर्स साबित करना था कि उन्होंने इतना धन किस आधार पर और किस स्रोत के तहत अर्जित किया, जिसको लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा कोई भी आधिकारिक या पुख्ता जानकारी नहीं दी गई, जिसके बाद से देश की न्यायपालिका में बैठे जजों को लेकर देश के नागरिकों में कहीं न कहीं एक संदेह उत्पन्न होने लगा है। संदेह इस बात का, क्या न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे जज भी भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं, जिसके बाद से ये चर्चा जोरों पर आ गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार उन्हें हटा सकती है, जिसे सरल भाषा में महाभियोग भी कहा जाता है। को समझने की कोशिश करते हैं जिस प्रक्रिया के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक उन पर महाभियोग लाए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर मानसून सत्र में लाए जाने की एक संभावना नजर आ रही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 में किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसे हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत जज को हटाने के लिए सबसे पहले संसद में प्रस्ताव दिया जाता है कि उक्त जज को हटाया जाना है, जिसके बाद उक्त जज के घटना से संबंधित एक जांच समिति बनाई जाती है जो यह तय करती है कि जो आरोप जज पर लगाए गए हैं वो सही है या गलत। क्योंकि ये सवाल देश की न्यायपालिका से जुड़ा है, तो अगर यह प्रक्रिया गलत होती है तो आम जनता का विश्वास देश की न्यायपालिका से उठ जाएगा, जिसको लेकर देश की संसद भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती है कि जो संस्था देश की संसद से भी सर्वोच्च माना गया है, उसे लेकर लोगों के मन में जो विश्वास है वो बना रहे। जिसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट आती है। जांच समिति की रिपोर्ट में अगर निर्दोष है तो यह प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन अगर दोषी निकलते हैं या कोई संभावना नजर आती है दोषी होने की, फिर दोनों में विशेष बहुमत आता है, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसदों का वोट आवश्यक है। और इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिए कि इस संख्या में कम से कम लोकसभा के 100 सांसद, राज्यसभा के 50 सांसदों का मत आना जरूरी है। जिसके बाद यह प्रस्ताव पास होकर अंत में राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देना चाहे तो देता है। हालांकि अगर आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करे तो जो नियम बिल को लेकर आते हैं, जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं पर राष्ट्रपति उन्हें पास
नहीं करता, तो जो नियम वहां पर लगते हैं सेम नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के विषय में, जानते हैं कि जिस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोवधि और महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अनुच्छेद 124(4). इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? इस अनुच्छेद में दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। मूल संविधान का पाठ आर्टिकल 124(4). इसके तहत इसमें क्या कहा गया है? ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट by an order of the president passed after an address by each house of parliament, supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting, has been presented to the president in the same session for a such removal on the ground of proved misbehavior or in कैपेसिटी। कि भाई इंग्लिश में तो हमने समझ लिया, अब इसको हिंदी में समझते हैं कि मुख्य बिंदु क्या क्या चीज है किसी भी। तो सबसे पहले केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए। किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके जज को हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत होना आवश्यक है। अगर ये नहीं आता, किसी भी जज को हटाना असंभव है। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत ये भी निर्भर करता है, पर एक चीज को ध्यान रखिए कि सदन में मिनिमम 100 सदस्य लोकसभा के हों और 50 राज्यसभा के हो, तभी ये बिल पेश किया जाएगा, अन्यथा इस बिल को पेश नहीं किया जा सकता। और ये भी ध्यान रखना है कि जो उपस्थित सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत हो, तभी यह बिल पास होगा, अन्यथा यह बिल पास नहीं होगा। इसका कारण क्या है? हटाने का कारण क्या है? तो हटाने का कारण है न्यायिक दुराचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अयोग्यता, इनकैपेसिटी, जो हमने इससे पहले पढ़ा था या सुना था। वैसे तो इसे सरल भाषा में हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है, पर इसे ही महाभियोग की प्रक्रिया कह देते हैं आम भाषा में। यहाँ पर मैं एक चीज आपको जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, पर आम भाषा में जजेस को हटाने के लिए भी जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है। तो अगर कोई ये पूछे कि जज को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तब आप महाभियोग कह सकते हैं। इसे हम आम भाषा में आपको समझाने के लिए महाभियोग कह के समझा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जजेस को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको लेकर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, पर इसे आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग कहा जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 217 की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, पदोवधि, स्थानांतरण और हटाना मूल संविधान का पार्ट आर्टिकल 217(1) है, जिसके तहत क्या कहा गया है? एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and in course of appointment of judge other than the Chief Justice of High Court। ये तो अंग्रेजी में हमने बोल दिया कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उनके हस्त, साइन और सील के द्वारा, किसके साथ कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के गवर्नर के साथ चर्चा कर कर उनकी अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परामर्श कौन देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, और यदि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई न्यायाधीश हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी सलाह दे सकते हैं कि इस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है। उसके बाद कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 62 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये 62 वर्ष की आयु तक जज रह सकते हैं। और इसके बाद एक विशेष चीज ध्यान देना कि कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं
नहीं कर सकता है। हालांकि उसे कई जांच समितियों का सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो जांच रिपोर्ट तैयार करती है, पर वो किसी भी कोर्ट पर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, यानी महाभियोग द्वारा। ठीक, अनुच्छेद 217 1 बी और 2 में हटाने, असमर्थता और अन्य शर्तें वर्णित हैं, जैसा कि हमने इस पे पढ़ा अनुच्छेद 217 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले किन किन जजों के ऊपर महाभियोग लाया जाने का प्रस्ताव रखा, या प्रस्ताव जो लाया गया वो अस्वीकृत हो गया? देश में सबसे पहले महाभियोग जस्टिस वी राधा स्वामी पर 1993 में आया था, जब वो मद्रास हाईकोर्ट में जज थे। उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं और पद के दुरुपयोग किया, जिसके बाद उनके महाभियोग का प्रस्ताव संसद के लोकसभा में पेश किया गया, परंतु लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के बाद यह प्रस्ताव विफल हो गया। उसके बाद साल 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन पर महाभियोग लाया गया, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट के जज रहते उन्होंने निजी खाते में कोर्ट की राशि जमा कर दी थी, जिसके बाद प्रस्ताव को राज्यसभा में पहले पेश किया गया, जहां पर यह पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पास होने से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद जस्टिस सौमित्र सेन एक आम नागरिक हो गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आम नागरिक के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग केवल और केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश के राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाया जा सकता है। इसके बाद 2011 में ही जस्टिस पी.डी. दिनाकरन के ऊपर भी महाभियोग लाया गया था, जिस पर उन पर आरोप था कि उन्होंने भ्रष्टाचार और जमीन हड़पे हैं, जिसके बाद जांच के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और महाभियोग प्रक्रिया रोक दी गई। इसके पीछे कारण भी था, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वो आम नागरिक की भूमिका में आ जाते हैं। हालांकि उनकी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, परंतु एक आम नागरिक की भूमिका में वो आ जाते हैं, जिसके बाद उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद वर्ष 2018 में जस्टिस S.N. शुक्ला पर भी आरोप लगा और उन पर महाभियोग लाया गया। उन पर यह आरोप था कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने में अनियमितताएं थी। इनके जो फैसले होते थे उनमें वो मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर अनियमितताएं दिखाई दी, कि किसी मेडिकल कॉलेज को दे दिया, किसी को नहीं दिया, जिसके बाद CGI के अनुशंसा पर कार्यवाही तो हुई, लेकिन महाभियोग नहीं चलाया गया। उसके बाद वर्ष 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग चलाने का प्रस्ताव दिया गया। उन पर यह आरोप था कि पद का दुरुपयोग और कार्यप्रणाली पर सवाल रहते उठे। ये CGI थे, ये देश के पहले CGI हैं जिन पर महाभियोग लाने जाने का प्रस्ताव किया गया था। जब राज्यसभा में इसका प्रस्ताव लाया गया, तब अब प्रस्ताव लाया गया था, प्रस्ताव सरकार के द्वारा नहीं लाया गया था, प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था कि इन पर महाभियोग चलाया जाए, पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद से अभी तक 2018 के बाद से महाभियोग को लेकर कोई चर्चा देश में नहीं हुई थी। हालांकि अब ये चर्चा फिर से होने लगी है, क्या मानसून सत्र में सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग ला सकती है। हम ये समझते हैं कि हमने इस जो पूरी प्रक्रिया को पढ़ा, समझने की कोशिश की, उस प्रक्रिया से हमें क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक होंगे। तो सबसे पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसका आंसर है अनुच्छेद 124(4। ध्यान से सुन लीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो उसका उत्तर है अनुच्छेद 124(4। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 61। हालांकि हमने इसको नहीं पढ़ा, पर आप ये चीज याद रख लीजिए कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग, उसके बाद अगला प्रश्न है, महाभियोग
किस संवैधानिक पदाधिकार के विरुद्ध चलाया जा सकता है? तो महाभियोग सबसे पहले हमने पढ़ा उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध मुख्य रूप से चलाया जा सकता है। महाभियोग किस संवैधानिक पदाधिकारी के विरुद्ध चलाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध चलाया जा सकता है। हालांकि महाभियोग राष्ट्रपति पर भी लाया जा सकता है, पर महाभियोग अभी तक राष्ट्रपति पर लाया नहीं गया है। उसके बाद महाभियोग किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने बहुत सरलता से कि भाई जस्टिस वी राधा स्वामी के लिए जो पहले प्रस्ताव लाया गया वो राज्यसभा में लोकसभा में लाया गया, जहां पर बहुमत नहीं मिला। जस्टिस सौमित्र सेन के लिए राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में फेल हो गया था। तो इससे हमको ये समझ आता है कि किसी भी सदन में इसको पहले पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रक्रिया आधारित प्रश्न है। प्रक्रिया से जुड़े जो प्रश्न है आपके साथ साझा करते हैं जो आपके उसमें आ सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य होने आवश्यक है। इन सदस्यों की ये संख्या है, मैं आपको बता दूं ये सदस्यों की संख्या है। इसमें आपको इनके 1/3 इसमें जो बहुमत है वो 2/3 के आधार पर ही निर्धारित होगा। महाभियोग, हाँ, ये जो संख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है महाभियोग प्रस्ताव पास होने के लिए सदन में कितना बहुमत आवश्यक है? जैसे हमने पहले ही पढ़ा है विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान करे सदस्यों के। कितना बहुमत आवश्यक है? विशेष बहुमत 2/3 उपस्थिति एवं मतदान के सदस्यों का। मतलब सरल भाषा में कहे कि भाई 50 की संख्या में राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, 100 की संख्या में लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, मिनिमम है ना। उन सदस्यों के वोटिंग के बाद 2/3 बहुमत आना चाहिए, तभी यह प्रस्ताव पास होगा, अन्यथा यह फेल हो जाएगा। उसके बाद भारत में अब तक कितने न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? 4 प्रमुख प्रयास हुए हैं। जस्टिस वी राधा स्वामी पे लाया गया है, जस्टिस सौमित्र सेन पे लाया गया है, जस्टिस पी दिनाकरण पे है, जस्टिस ASN शुक्ला पर है। जस्टिस दीपक मिश्रा CJI जो थे, इन पर प्रस्ताव लाने की बात कही गई थी लेकिन वो प्रस्ताव खारिज हो गया था। मतलब आप ये समझिए कि अभी तक कुल 4 लोगों के ऊपर ही महाभियोग लाया गया है, जस्टिस दीपक मिश्रा पर नहीं लाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, किन पर लाया गया है? जस्टिस वी राधा स्वामी, जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस PD दिनाकरण, जस्टिस ASN शुक्ला पर लाया गया। इसमें से पूर्णतः सफल नहीं रहा। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। महाभियोग प्रस्ताव या तो फेल हो गया या फिर उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कथन तथ्य आधारित प्रश्न, ये सवाल आजकल बहुत आते हैं छत्तीसगढ़ PSC में कि कथन, निम्न कथन के आधार पर बताइए क्या सही क्या गलत, ऐसा करके। तो ये है कि महाभियोग प्रक्रिया केवल संसद के माध्यम से चलाई जा सकती है, सही है या गलत? बिल्कुल सही है। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है? नहीं, क्योंकि यह एक संसदीय प्रक्रिया है, क्योंकि संसद में ये बिल पास होता है। महाभियोग की प्रक्रिया केवल न्यायिक आचरण पर आधारित होती है? नहीं, गलत है। यह दुराचरण या कार्य क्षमता की कमी पर आधारित हो सकती है। भैया कोई जज है वो दुराचरण कर रहा है, मतलब फैसला देने के नाम पर पैसा वसूल रहा है, या फिर उसके चारित्रिक दोष उजागर हो जाते हैं, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ नजर आ रहा है कि भाई उनके घर पर तो नकदी बरामद हुए हैं, उनसे जब इनका सोर्स पूछा गया तो वो सोर्स बता नहीं पा रहे हैं। इस आधार पर यह सवाल आता है कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया केवल न्यायिक आचरण पर आधारित नहीं है, ये उसके दुराचरण और व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे सवाल थे जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि देश में जो महाभियोग की चर्चाओं को लेकर बाजार गर्म है, इस प्रक्रिया और किस आधार पर लगाया जाता है, पूर्व में किन किन पर महाभियोग लाया गया था और उनका क्या रिजल्ट रहा, हमने उस पर भी चर्चा की। इसके बाद हमने ये भी चर्चा की कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इसके बाद हमने इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझा क्या क्या सवाल जो इस महाभियोग से जुड़े हैं वो परीक्षा में उपयोग
उपयोगी हो सकते हैं। आगे ही ऐसे ही और भी आपको जानकारी भरे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं हम अलविदा। और ये जानकारी से जुड़े वीडियो आपको दिल्ली IAS एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर पहले भी मिलते थे, अब और ज्यादा सटीकता से मिल रहे हैं। तो इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप तक मिलेगी। क्योंकि आपको जानकार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेस में आगे बढ़ना है तो ज़्यादा तेज दौड़ना भी पड़ता है।